स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर टेस्ट चल रहे हैं। कल हमने हिस्ट्री का टेस्ट अपलोड किया था, आज फिर से हिस्ट्री का टेस्ट लेकर उपस्थित हैं और इसके पहले और भी बहुत सारे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर चैनल पर टेस्ट दे सकते हो। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो आपको कुछ नियम बता देते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। अगर आपके 8 से 10 के बीच में सही हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके 6 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपके 4 से 6 के बीच में सही हो रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक भारतीय इतिहास में वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के उत्थान के लिए बहुत काम किया था। दरअसल इनके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहें हम तो आपको बता दें कि इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में अजमेर राजस्थान में हुई थी। ये जानते रहिएगा। और आपको एक बात और बता दें कि ये बाल ब्रह्मचारी थे। हालांकि उस समय इनके पिताजी ने बहुत जोर किया था कि इनकी शादी करवा दें, लेकिन इन्होंने घर त्याग दिया। दरअसल बात ये थी कि एक बार अपने पिता के साथ, आप कहानी सुने होंगे, ये अपने पिता के साथ शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में गए थे। वहाँ रात में जागरण हो रहा था, तो उसके बाद सब सो गए थे, ये जग रहे थे। तो इन्होंने देखा कि एक चूहा शिव जी को चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। तो ये इनके दिमाग में ये आया कि जब भगवान अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते तो भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। अतः इनका दिमाग शिव भक्ति से उचट गया और उसके बाद इन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और वेदों पर ही पूरा विश्वास किया और लोगों को वेदों की ओर लौटने के लिए प्रेरित करने लगे। इन्होंने ज्ञान की खोज में इन्होंने घर को छोड़ दिया और इनके जो गुरु मिले थे उनका नाम था विरजानंद। आप सुने होंगे इनके गुरु का नाम विरजानंद था, याद रखिएगा, कभी कभी गुरु भी पूछ लेता है। तो इनके गुरु थे विरजानंद। उसके बाद इन्होंने वेदों पर गहन अध्ययन किया। उसके बाद आपको बता दें कि जब मुगल वंश था, मुगल वंश में औरंगजेब ने जबरन बहुत लोगों को, बहुत हिंदुओं को औरंगजेब ने मुसलमान बनाया था वहाँ पर। प्लस जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी बहुत हिंदुओं को ईसाई बनाया। तो जो लोग धर्म किसी कारणवश प्रताड़ित होकर या फिर गरीबी की वजह से किसी भी कारणवश से अपने धर्म को बदल दिए थे, कुछ लोग मुसलमान बन गए थे, कुछ लोग ईसाई बन गए थे, तो इन्होंने कहा अगर आप पुनः अपने धर्म में वापस आना चाहते हो तो हम वेद के तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको शुद्ध करेंगे और आपको पुनः आपके धर्म में वापस करेंगे। तो वो जो था उसको वही आंदोलन एक चलाए थे ये। उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। आप सुने होंगे शुद्धि आंदोलन, यही चलाए थे। और दूसरी बात, यहाँ पर ये वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे, आपको पता होगा। हाँ, एक चीज और, स्वराज स्वराज नारा भी इन्होंने ही दिया था। स्वराज नारा का उपयोग इन्होंने ही किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कई चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1863 में हुआ था, कलकत्ता में ही, याद रखिएगा। 1863 में हुआ था कलकत्ता में ही और इनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कलकत्ता में ही, वेलूर मठ है वहीं पर। और एक चीज, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये जो रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन ए है, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1836 में। इंपॉर्टेंट कैसे आप याद रख सकते हो इनके गुरु का जन्म? दरअसल अगर 36 को आप उल्टा करोगे 63 बन जाएगा। 63 में विवेकानंद का जन्म और इसी का उल्टा करोगे 36 में परमहंस का जन्म। इंपॉर्टेंट है। और रामानुज जो ये ऑप्शन में है, तो रामानुज के बारे में अगर आप जानना चाहो तो रामानुज एक भारतीय गणितज्ञ थे, बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे भारत के। और इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु के इरोड जिले में हुआ था। इरोड, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि इरोड नाम की एक वस्तु को जीआई टैग दिया गया है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आप बताओ कि इरोड नाम की किस चीज को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है एम.एन. राय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। सोचिए।
चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत दिया था। उसी में उन्होंने बताया था किस तरह अंग्रेज भारत को एक उपनिवेश की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत के आर्थिक संसाधन का उपयोग करके ब्रिटेन में चीज़ों को ले जाते हैं, वहाँ पर यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वहाँ पर चीज़ें बनाकर लाकर भारत में महंगे दाम पर बेचते हैं तथा भारत का सारा धन ब्रिटेन जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑन अन ब्रिटिश रूल, आप पढ़े होंगे, इनकी पुस्तक थी, उसमें वर्णन किया था। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगर नौरोजी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1825 में मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लगभग 91-92 साल ये जिंदा थे। इस दौरान इन्होंने बहुत कुछ किया था, एक चीज़। दूसरी बात कि ये इंग्लैंड में ही रहते थे और वहाँ के पार्लियामेंट में, वहाँ के संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध नेता भी इन्हें कहा जाता है, काफ़ी नामों से इन्हें जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। अगर आगे देखें, एक नाम और है, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में अगर आप जानना चाहें, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अगर लोहिया के बारे में बात करें तो राम मनोहर लोहिया का जन्म फैजाबाद में 1910 में हुआ था और ये गांधी जी के आह्वान पर अपनी स्कूली शिक्षा को छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। आगे अगर देखें तो जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, आप इनको जानते होंगे, बिहार से संबंधित थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। दरअसल संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया था। और एक बात, इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। रैमन मैग्सेसे, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, वह पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। और एक बात, इन्हें मरणोपरांत 1999 में भी भारत रत्न भी दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इंदिरा गांधी के शासन में एक नारा दिया था, एक बात कही थी लोगों से कि अगर आपको लगे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप सरकार की आज्ञा मानने से इनकार कर दो। कितनी भयानक स्थिति है, सोचो कि अगर किसी को लगे कि हाँ हमारी सरकार ठीक से काम नहीं करी तो हम सरकार की बात ही ना माने। अगर आज ऐसा हो जाए तो सोचो कितना बड़ा विद्रोह हो जाए कि भारतीय सेना सरकार की बात ही ना माने, तो सरकार पे किसी को भरोसा नहीं रहेगा या फिर सेना पर किसी को भरोसा नहीं रहेगा। तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान में होता है, सेना तख्ता पलट कर देती है, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटा देती है, तो सेना पावरफुल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति बड़ी भयानक हो गई थी इंदिरा गांधी के समय में, हालांकि बाद में इस पर नियंत्रण कर लिया गया। तो जेपी नारायण के बारे में भी आप जानते रहिएगा। एमएन राय, एमएन राय भी बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं, आप इनके बारे में जानते रहिए थोड़ा। एमएन राय का जन्म 1887 में कलकत्ता में हुआ था और इनकी मृत्यु 1854 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लस आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से ये एक थी। ये मैक्सिको में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई थी, उसके भी ये सदस्य थे। तो इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय, MN राय। तो आपको चारों हस्तियों के बारे में आपको बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है कि ये जो आर्थिक दोहन का सिद्धांत दिया था, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। काफ़ी डिटेल में आपको बता रहे हैं, अगर एक बार ध्यान से आप सुन लेंगे तो आपके काफ़ी काम आने वाला है पेपर में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के समय से ही ऋग्वैदिक काल आप सुने होंगे, ऋग्वेद के समय को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद आते हैं, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद जो होता है ये सबसे पुराना वेद है। अब ऋग्वेद में क्या था तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम, ऋग्वेद में क्या था। ऋग्वेद में यज्ञ के समय, जब यज्ञ किया जाता था प्राचीन काल में, तो यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे उन मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। पहली बात आप ये जानते रहिए। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था, इस मंत्र के दौरान जो पूजा सामग्री लगती थी उसमें क्या क्या लगेगा, इसका वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। तीसरा वेद सामवेद। सामवेद में क्या है कि अभी भी आपके गाँव में जब कभी पूजा होता है तो कुछ महिलाएं बैठ के गाना गाती हैं, मतलब कुछ गाती हैं, तो ये सामवेद है। जब यज्ञ होता था तो उस टाइम कुछ गीत गाए जाते थे, तो कुछ मंत्र गाए जाते थे, तो उसका वर्णन सामवेद में है। तीनों वेद पता हो गया। अथर्ववेद क्या था? अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था, इसको जो जिसने रचना किया था उनका नाम था ऋषि अथर्वा। अथर्ववेद
में क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में अथर्ववेद में वर्णन है। तो याद रखिएगा तंत्र मंत्र से संबंधित है, जो तंत्र मंत्र लोग सीखते हैं सब अथर्ववेद से सीखते हैं। तो आपको चारों वेदों के बारे में बता दिया गया है, छोटी छोटी जानकारी है, हालांकि डिटेल बताएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका आंसर बी है, ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है नरसिंहदेव प्रथम, कृष्णदेव राय, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय। सोचिए किसने कराया था। चलिए आपको आंसर बताते हैं। इसका निर्माण ऑप्शन ए है, नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। नरसिंहदेव प्रथम गंग वंश के थे। इनका शासनकाल जो था 1236 से 64 के आसपास तक था, और इन्होंने ही उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। और ये किस वंश के थे? गंग वंश के। अब बात करें कृष्णदेव राय का, तो ये तुलु वंश के थे, आपको पता होगा। अगर बात करें कनिष्क का, तो कनिष्क को आप जानते होंगे, बहुत मशहूर शासक थे। कनिष्क कुषाण वंश के थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंहदेव प्रथम ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। और जो किस वंश के संबंधित थे? गंग वंश का। समय कब था? 1200 ईस्वी के आसपास का समय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर है? अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, जापान। बताइए अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? चलिए आपको आंसर बताते हैं। ये ऑप्शन सी सही है, कंबोडिया में है। कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर एक विष्णु मंदिर है, हिंदू मंदिर है, इसलिए वहां पर इस मंदिर के रखरखाव के लिए भारत से भी पैसा दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मंदिर, अंकोर वाट के मंदिर पर, मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियां उकेरी गई हैं, उस पर लिखी गई हैं। तो इसलिए वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रामायण की कहानियां किसी मंदिर की दीवारों पर लिखी गई हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कंबोडिया में है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है पटियाला। सोचिए इनकी राजधानी कहाँ थी। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। याद रखिएगा, भले ये पंजाब से जोड़े जाते हैं, लेकिन इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है लाहौर में ही बनाई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लाहौर तक इनका शासन चलता था। और इनके जो बेटे थे, नाम था खड़क सिंह, तारा सिंह, ईसर सिंह, दिलीप सिंह, इनके कई लड़के थे। बाद में खड़क सिंह इनके बाद शासन करते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, इनका जो शासन था, बाद में आप जानते हो लॉर्ड डलहौजी आए थे। तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी कि जिनके बच्चे नहीं होंगे उनके राज को हड़प लेंगे। तो इनके बाद में इनके राज्य को डलहौजी ने हड़प लिया था। अब डलहौजी का शासनकाल पता होगा आपको, अगर आप पता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी है, लाहौर। याद रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जो थे पंजाब से ताल्लुकत रखते हैं, और अक्सर ही दिमाग में आ जाएगा अमृतसर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लाहौर। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने जो बाबरनामा है उसमें किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा का, गुजरात का, कश्मीर का, मेवाड़ का। सोचिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। उन्होंने मेवाड़ का उल्लेख किया है। मेवाड़ जो है कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का पूर्वी जिला है। अगर राजस्थान का मैप हम बनाए तो ऐसे बनता है, ऐसे पूरा राजस्थान का मैप बनता है ये पूरा। तो यहाँ पर पड़ेगा मेवाड़, ठीक। इसके बगल में एमपी, इधर यूपी है। तो यहाँ पर मेवाड़ का ये पूर्वी जिला है, और यहीं पर ये राजपूत शासक शासन करते थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसको बाद में उसने, ध्यान रखिएगा, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, पहली बात तो ये जानते रहिएगा। और किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में, क्योंकि बाबर खुद चगताई तुर्क था। तीसरी बात, बाद में बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था।
इंपॉर्टेंट है, कई फैक्ट हैं, जितने फैक्ट हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो उन्होंने वर्णन किया है, एक तो मेवाड़ का किया था, एक और राज्य का वर्णन किया, उसका भी बता दें। आप सुने होंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में जो महाराज थे, आप नाम सुने होंगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में भी बाबरनामा में वर्णन किया गया है, वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आए मेवाड़ के अलावा किस साम्राज्य का वर्णन? विजयनगर। विजयनगर के किस शासक? कृष्णदेव कृष्णदेव राय। हालांकि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, लेकिन उनका वंश अलग था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई थी कौन सा था? तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। किस युद्ध के दौरान भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हो गई थी? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, तराई का द्वितीय युद्ध। दरअसल 1191 में मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है और उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से होता है। पृथ्वीराज चौहान, ये जो युद्ध होता है 1191 में, ये तराई का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है। मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान लौट जाता है। 1192 में मोहम्मद गोरी वापस आता है और तराई नामक स्थान पर फिर पृथ्वीराज चौहान और गोरी की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। अब यह एक चीज यहाँ पर आपको बता दें कि तराई कहाँ पर है। तराई इस समय हरियाणा में है, हरियाणा में है, वहीं पर ये सामने होते हैं। अब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी दिल्ली को जीत लेता है, मतलब कि भारत के कई क्षेत्रों को जीत लेता है और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। तो यहीं से दूसरे युद्ध से ही वो मुस्लिम शक्ति को स्थापित कर देता है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, आप जानते हो, वही गुलाम वंश की स्थापना करता है, वही यहाँ पर फिर शासन शुरू करता है। बाद में गुलाम वंश की स्थापना करता है, उसके पहले वो उत्तराधिकारी के रूप में, मतलब उसके सैनिक के रूप में यहाँ काम कर रहा था। तीसरा यहाँ पर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। बाबर मुगल वंश की स्थापना किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही। तो पानीपत भी अगर आप जानना चाहो तो कहाँ है, तो ये बता दें आपको, पानीपत भी हरियाणा में ही है, तराई भी हरियाणा में है और पानीपत भी हरियाणा में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरा, अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी अगर आप जानना चाहो तो आपको बता दें कि ये भी हुआ था 1556 में। उस समय कौन था? अकबर था। अकबर ने लड़ा था किसके विरुद्ध? हेमू के विरुद्ध। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर बी सही है, याद रखिएगा। बाकी और फैक्ट थे आपको बता दिए गए हैं, पेपर में आ सकते हैं, तो आप जानते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं अध्ययन दोनों किया था? कौन था? ह्वेनसांग, फहियान, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आया था और यहाँ पर भ्रमण भी किया था और यहाँ पर अध्ययन भी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस फैक्ट को रटना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा। ह्वेनसांग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान, अब्दुल समद, सैयद अली। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद हुसैन। दरअसल मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और उसके सुलेख, मतलब लेखन शैली बड़ी साफ थी, बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर लिखता था। इससे अकबर बहुत प्रभावित था उसके चित्रों से और उसके लेखन शैली से। अतः उसने उसे जरी कलम की उपाधि दी थी, मतलब बहुत सुंदर लेखन की उपाधि दिया था। ये ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए होंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग देख लेंगे। और अगर आप देखना चाहो तो सारे क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर नीचे है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और आप इनको एक बार फिर से मिला सकते हो। उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए।